कहते हैं जब महिलाएं जानबूझकर किसी भी गलत रास्ते पर चलती हैं तो वह रास्ता खुद उनके लिए भारी ही पड़ जाता है और उनकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी अब तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है कि एक महिला अपने पति की पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है कि जिस वजह से एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। लेकिन जब पुलिस उस महिला के बारे में लोगों के सामने सच्चाई निकाल के लाती है तो उसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी धंस जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपको आज इस किसी के माहौल पर दिवाली के पावन अवसर पर आप लोगों को दिल से दिवाली की हैप्पी दिवाली करता हूं। आप अपने परिवार के साथ खुशी रहें और खुशी में जीवन बिताते रहें और साथ में आप इस वीडियो के लिए टाइम निकालने के लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और आप जाकर आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इन्हीं प्यारे हाथों से इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके और उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश और उसी की जयपुर राजधानी पड़ती है और ठीक उसी का ही एक करधनी थाना पड़ता है और उसी का एक बैनार रोड पड़ता है और उसी पे फफीरा नगर पड़ता है। उसी के ही रहने वाले होते हैं नरेंद्र सिंह राठौर। उनकी उम्र लगभग वही होती है 33 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है विनोद कंवर, जिसकी उम्र लगभग 31 साल के आसपास होता है। नरेंद्र सिंह राठौर के टोटल अब 3 ही बच्चे होते हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह राठौर अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए वह ट्रक ड्राइवर का काम भी क्या करते थे और जिस वजह से उनके परिवार का खर्चा बड़े बेहतर तरीके ढंग से पूरा हो जाता है। लेकिन नरेंद्र सिंह राठौर के ही पर से मर रहने वाले होते हैं सुभाष कुमावत, अब जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होता है। कुमावत खुद एक किराए का टेम्पो चलाया करते थे, ड्राइवरी किया करते थे और अपने गांव से खुद फकीरा नगर में आते हैं और यहीं पर जाकर किराए पर टेम्पो चलाते थे और उसकी वजह से उनका परिवार का भी 5 वर्ष बड़े ही बेहतर तरीके से हो जाया करता था। इधर सुभाष का परिवार बड़े खुश रहा करता था और इधर दूसरी तरफ नरेंद्र का भी परिवार कमाई की वजह से खुश रहा करता था। लेकिन एक ही पड़ोसी होने के नाते नरेंद्र और सुभाष का काफ़ी गहरी दोस्ती होता था। इतनी गहरी दोस्ती होता था कि शाम के टाइम में बैठकर दोनों माहौल बनाते और अपने ही घर इधर खुद नरेंद्र सुभाष को इन्वाइट करता और नाश्ते पानी पर आराम से भोजन करवा देता और अपने घर खा पी कर सुभाष कभी घर चले जाते और कभी अपने कमरे पर जाकर लगभग वहाँ सो भी जाया करते थे। अब यह सिलसिला सुभाष और नरेंद्र का दोस्ती का बेहतरीन तरीके से ढंग से अब चलने लग जाता और तभी ठीक 6 मार्च 2022 का वही लगभग अब शाम का टाइम होता है। तो शाम के टाइम में इधर विनोद कंवर खुद एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और साथ में उसका जो अपना पति होता है बस ड्राइवरी का काम किया करता था और विनोद कंवर भी लौट आती है अपने काम से और शाम के टाइम इधर नरेंद्र सिंह राठौर भी अपने काम से लौट आता है और विनोद कंवर जाकर किचन में चाय बनाने लग जाती है और अपने पति से बोल देते कि एक बार जाइए अपने जिगरी दोस्त सुभाष को तो बुला लाइए और वह भी यहीं आकर चाय नाश्ता तो कर ले। यह बात जैसे ही अब उधर नरेंद्र सुनता कहने लग जाता, ठीक है हम जा रहे हैं सुभाष कुमावत के पास, उसको बुला के लाते हैं, तब तक तुम चाय तैयार करके रखो। यह बात सुनती है दूसरी तरफ विनोद कहने लग जाती, ठीक है चले जाओ। और नरेंद्र सिंह राठौर जैसे ही सुभाष कुमावत के कमरे पर पहुँचते हैं, दरवाजे तो खुला होता है, अंदर दाखिल होते हैं, पैर अंदर ही रखते हैं तो देखते हैं कि वहीं सुभाष कुमावत का ही डेड बॉडी जो फर्श होता है उसी पर एक मृत अवस्था में पड़ा होता है। नरेंद्र सिंह राठौर जैसे इस अवस्था को देखते वहीं से चीख चिल्लाकर अपने ही कमरे की तरफ भागते हैं और अपनी पत्नी इधर विनोद कंवर को खबर देते हैं। विनोद कंवर खबर पाती है तो अपने पड़ोसी को भी साथ ले लेती है और लेकर सुभाष कुमावत के कमरे पर जाती है और जो भी देखते हैं वहाँ पर दंग सा रह जाते हैं कि आखिर सीधा साधा इंसान आखिर यह कैसी अवस्था में आज पड़ा हुआ है। नरेंद्र सिंह राठौर अपने ही मकान मालिक को खबर देते हैं। मकान मालिक अब खबर पाते हैं, बिना टाइम गंवाए ही सुभाष कुमावत के कमरे पर पहुंचते हैं और देखते नज़ारा भी वह भी दंग सा रह जाते हैं। थोड़ी देर में वहां उस इलाके के लोगों का भीड़ भी लग जाता है। लेकिन उसी में से मकान मालिक खुद अपने नज़दीकी पुलिस थाने अब करधनी में फ़ोन करवा लेते हैं
वहाँ के थाना प्रभारी बनवारी लाल अब मीणा होते हैं, खबर पाते हैं, बिना टाइम गंवाए CFSL और साथ में पड़ोसी टीमों को खबर दे देते हैं और वहीं फकीरा नगर में पहुँचते हैं सुभाष कुमावत के कमरे पर। और जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते वहाँ भीड़ लगा हुआ है, अंदर दाखिल हो जाते हैं। देख कर वह भी चौक से जाते हैं, क्योंकि इधर सुभाष कुमावत का जो डेड बॉडी होता है फर्श पे एकदम मृत अवस्था में पड़ा होता है, लेकिन शरीर पर कोई चोट मोट का निशान तक नहीं होता है। पुलिस अंदाज़ा लगा लेती है, बस करो सुभाष कुमावत का हो सकता है हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई हो, लेकिन जब हुई होगी तो उस समय जाकर उनका जो सर होता है कहीं दीवारों में टकरा गया होगा, इस वजह से सांसें बंद हो गई होगी और हमेशा हमेशा के लिए मौत के नींद में सुभाष कुमावत सो गए होंगे। पुलिस अपने हिसाब से वहाँ राय मशवरा लेती है, लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन तभी उन्हीं मकान मालिक के द्वारा पता चलता है कि सुभाष कुमावत एक बड़ा सीधा साधा इंसान था। बड़े प्रेम भाव से लोगों के साथ उसका व्यवहार था, किसी के साथ झगड़ा तक तकरार तक नहीं हुआ था। लेकिन वहीं पर खड़ी विनोद कंवर भी होती है। पुलिस के सामने वो भी कहने लग जाती कि साहब, हमारे अपने पति का एक गहरा दोस्त था साहब, हमारे पति के साथ रोज़ शाम के टाइम पार्टियां जमा करते थे, लेकिन आज हमारे पति हमारे ही कहने पर जैसे साहब सुभाष के कमरे पर पहुंचते हैं तो इस हालत में देखते हैं और हमारे पास दौड़े दौड़े आते हैं, सारी बात बता देते हैं। हम भी साहब सुनते हैं, एकदम चौंक से जाते और पहुँचते हैं, सारा नज़ारा हम भी देखते हैं। पुलिस सबकी बात वहाँ सुन लेती है। सुनने के बाद पुलिस के सामने पता चल जाता है कि आखिर में ठीक सुभाष कुमार का जो अपना परिवार है, ठीक उसी जयपुर के ही जो गोविंदगढ़ थाना पड़ता है, उसी का डोरसर एक गांव पड़ता है, उसी गांव के रहने वाले होते हैं। पुलिस की टीम डोरसर गांव में इधर गोविंदगढ़ पुलिस थाने से संपर्क करती है पहले, तो वहां की जो टीम होती है अब डोरसर गांव में जाती है। इधर सुभाष कुमावत के घर परिवार वालों को सूचना देती है, वहाँ घर परिवार वाले सूचना भी पाते हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ पुलिस की जो टीम होती है, थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा जो होते हैं, घटना का अच्छे से निरीक्षण करते हैं और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में सुभाष कुमावत के बॉडी को मोर्चरी में भिजवा देते हैं। दूसरी टीम अपने थाने लौट आती है। आने के बाद इस केस की सिलसिले में जांच पड़ताल के लिए लग जाती है। लेकिन उसी वक्त सुभाष कुमावत का अपना ही एक भाई होता है, सुनील कुमावत, थाने में पहुंचता है। पुलिस उससे कुछ पूछताछ करती है और उसी के तरीके पर नामजद आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया लिया जाता है और इस केस की पुलिस जांच पड़ताल के लिए लग जाती है। पुलिस काफ़ी मेहनत भी शुरू कर देती है, टीम भी बैठाती है। सबसे पहले पुलिस की टीम अब जाती है सुभाष कुमावत के कमरे पर, देखती है कि वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है। पुलिस उसको अपने निगरानी में जांच पड़ताल करने के लिए लेती है, लेकिन जब जांच पड़ताल करती है लेकिन पुलिस के सामने कुछ भी निकल के नहीं आता। पुलिस वहाँ काफ़ी सोच विचार करती है और उसी सोच विचार के तहत पुलिस की टीम कमरे में जाती है सुभाष के और उस कमरे की हर और कोना छानबीन करती है। लेकिन उसी कमरे में एक मोबाइल मिलता हुआ, मोबाइल खुद सुभाष कुमावत का ही होता है। पुलिस उसको अपने कब्जे में लेती है। लेने के बाद उस मोबाइल नंबर का पूरी तरह से जांच पड़ताल करती है, लेकिन उस मोबाइल नंबर में एक अश्लील क्लिप पड़ा होता है। लेकिन पुलिस जब अश्लील क्लिप को देखती है समझ जाती है कि हत्यारा बस करो यही होगा। वह अश्लील क्लिप कोई और का नहीं होता है बल्कि नरेंद्र सिंह राठौर की अपनी पत्नी इधर विनोद कंवर का ही होता है। सुभाष के ही साथ लिया हुआ एक मोमेंट का होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो इसमें विनोद कुमार का ही हाथ कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए इधर सुभाष कुमावत के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल चेक कर लेती है, तो उसी से निकल के आ जाता है कि ठीक विनोद कंवर के साथ सुभाष का साथ लगभग कई सालों से एक ही नंबर पर कई बार बात हुआ करते थे। पुलिस का जो शंका होता है थोड़ी बहुत यकीन की तरफ चलना शुरू हो जाता है कि आखिर लग रहा है विनोद कंवर के साथ सुभाष कुमावत का साथ कुछ ना कुछ गहरा रिश्ता ज़रूर था। पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए इधर जाती है, विनोद कंवर को अपने ही हिरासत में लेती है और थाने लाती है और वहीं पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस के सामने इधर सुभाष कुमावत के रिश्ते की बात तो स्वीकार कर लेती है, लेकिन कहने लग जाती कि साहब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में हम अपने पति के कहने पर ही इधर सुभाष कुमावत के कमरे पर जाते हैं। लेकिन साहब जो नज़ारा देखते हैं दंग सा रह जाता, क्योंकि एक कुंडी होता, उसी कुंडी पर सुभाष कुमावत अपने ही गले में एक दुपट्टे का पल्लू होता लगाकर वहीं झूल रहा होता है। लेकिन साहब उसको हम जाकर अपने हाथों से उतारते, हो सकता है उसके अंदर कुछ ना कुछ जान बची हुई हो। अब जैसे नीचे लेते हैं, लेने के बाद हम देखते साहब हमें यकीन हो जाता कि बस करो सुभाष कुमावत इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है और चुपचाप साहब अपने कमरे पर आते हैं और वहीं से अपनी फैक्ट्री के लिए काम के लिए निकल जाते हैं। दोपहर भी आते हैं, लेकिन साहब हम डर सा जाते हैं कहीं अगर किसी को शक हो गया तो हमारे ऊपर जाकर विश्वास भी कर लेगा।
लेकिन साहब चुप थे। पुलिस यह बात सुनती है, लेकिन विनोद कंवर की बात पर पुलिस यकीन भी नहीं करती है कि पुलिस के सामने विनोद कंवर सच्चाई कबूल कर रही है। पुलिस को शंका भी होने लगता है, लेकिन पुलिस इस रहस्य पर्दाफाश उठाने के लिए खबरियों को भी सूचना भेजवा देती है। लेकिन दूसरी तरफ सुभाष कुमावत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस के सामने आ जाता है, जिससे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि सुभाष कुमावत की जो मौत हुई है वह सिर्फ सांस फूलने की वजह से ही, साथ में गले पर कुछ नाखून के कड़ पाए गए थे। वह नाखून कड़ जो होते हैं खुद किसी महिला के होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो। आखिर इधर विनोद कंवर जो पुलिस के सामने कह रही थी कि उसके सामने ही उसके ही गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था, लेकिन दुपट्टा सुभाष कुमावत के कमरे पर तो नहीं मिला, लेकिन हाँ गले में किसी महिला के नाखून के कड़ मिले। अब पुलिस की जो टीम होती है इधर अब विनोद कंवर के पास जाती है, कैसे ना तैसे करके उसका मोबाइल नंबर लेते हैं और उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और साथ में मोबाइल भी चेक कर लेते हैं। लेकिन उसी में एक व्हाट्सअप होता है, तो उसी में विनोद कंवर के और साथ में सुभाष कुमावत के ही साथ एक असली क्लिप होता है। और यह शंका पुलिस का पूरी तरह से यकीन पे जाकर विनोद कंवर के ऊपर टिक जाता है। अब पुलिस जब यकीन कर लेती है तो बिना टाइम गंवाए विनोद कंवर को अपने कस्टडी में ले जाती है थाने में, और वहीं जैसे CDR डिटेल और साथ में वही वीडियो क्लिप निकाल के दिखाती है और वीडियो कॉल वाला क्लिप निकाल के दिखाती है। पुलिस के सामने बिना टाइम गंवाए विनोद कंवर एकदम टूट सा जाती है। लेकिन हाँ 10 मार्च 2022 को हुई पुलिस सबके सामने कॉन्फ्रेंस के सामने पुलिस इधर विनोद कंवर के बारे में सारी सच्चाई रखती है। लेकिन जो भी सुनने के बाद एकदम उनका कलेजा भी थर्रास आ जाता। असल में ठीक इसी राजस्थान प्रदेश का ही जयपुर जो शहर पड़ता है और का ही गोविंदगढ़ थाना पड़ता है, और ठीक उसी का ही डोसर गांव पड़ता है। उसी गांव का ही रहने वाला होता है सुभाष कुमावत। सुभाष कुमावत के अपना परिवार भी होता है, लेकिन हाँ अभी तक उसकी शादी नहीं होती। उम्र भले ही 24 क्रॉस कर गया हो, लेकिन अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने ही पिता से खुद एक नई टेम्पो लिवाता है और वही टेम्पो लेकर भाड़े पर चलाना शुरू कर देता है। लेकिन जब चलाने लग जाता है तो उसी भी सोचने लग जाता है क्यों ना चला जाए, इस टेम्पो का जो उपयोग है जयपुर में किया जाए। और जयपुर में जाता वहीं पर टेम्पो चलाने का काम भी क्या करता था, वहीं पर ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन जब आने लग जाते हैं सोचने लग जाता है क्यों ना चलकर इसी फकीरा नगर में ही एक कमरा किराए पर लिया जाता, और जाकर ठीक 2.5 साल पहले वहीं एक नया कमरा किराए पर ले लेता है और वहीं पर सुभाष कुमावत जाकर रहना शुरू कर देता है। लेकिन ठीक जिस परिषद में सुभाष कुमावत रहता था, ठीक उसी परिषद में ही उसके ही पड़ोस का ही रहने वाले नरेंद्र सिंह राठौर होते हैं और उनकी पत्नी विनोद कंवर भी होती है, जिसके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं। विनोद कंवर एक ट्रक ड्राइवरी का काम भी करते थे, और ड्राइवर होने के नाते इधर सुभाष के साथ ड्राइवर के होने के नाते गहरी दोस्ती भी हो जाती है। और दोस्ती इस तरह बढ़ जाती है कि जब भी शाम होता है, शाम के टाइम में खुद जो होता है सुभाष इधर नरेंद्र के घर में आता, और आने के बाद दोनों माहौल बनाते, वहीं पैर लगाते, और यह सिलसिला जो होता है बेधड़क चलने लग जाता है। और इतना ही तैसी बन जाता है बिना टीना टोक के सुभाष खुद नरेंद्र के घर में आ जाता। और जब विश्वास इतना बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ने की वजह से नरेंद्र जो होता है सुभाष को अपने घर में आने जाने का खुला छोड़ दे देता। और तभी एक दिन ठीक 2 साल पहले ही सुभाष जैसे ही नरेंद्र के घर में घुसता तो विनोद जो होती है वह खुद अपने ही कमरे से निकलती है। लेकिन जैसे ही अपने ही सामने सुभाष कुमावत विनोद को देखने के बाद एक ही नज़र में इधर दीवाना सा हो जाता। उसी दिन से सुभाष कुमावत ठान लेता है कि चाहे जिस हद तक हमें जाना पड़े अपने ही जाल में फंसाकर विनोद कंवर को मानेंगे ही। और दूसरे दिन का टाइम होता है, मौका निकालता है, अपने दोस्त के करीब जाता और ऐसा मौका निकालता है कि खिला पिलाकर नशे में एकाएक नरेंद्र को धोत कर देता है और जाकर भाभी भाई कहकर इधर विनोद कंवर के साथ बात करना शुरू कर देता है, पूरी हालचाल पूछ लेता है। लेकिन इस तरह सुभाष कुमावत अपने ही जाल में विनोद को फंसा लेता है कि मोहित से हो जाती है। और उसी दिन अपनी आप बीती सारी एक एक करके सुभाष के सामने रख देती है, कहने लग जाती कि हमारा जो अपना पति है हमारे इस खूबसूरती का तारीफ़ तो कभी नहीं करता, लेकिन तुमने हमारे सामने इतनी तारीफ़ कर दी है कि आज हमारा दिल है तुम्हारे लिए पूरी तरह से खुल सा गया है। क्योंकि रात के टाइम में हमारा अपना पति नरेंद्र हमारे सामने थोड़ी देर बाद जवाब दे जाता है, और यह जवाब दूर करने के लिए तुम आज हमारे सामने आए हो, और यह हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उस दिन जैसे ही मौका पाता है सुभाष को लगने लग जाता है कि आज पूरी तरह से विनोद हमारे लिए अपना भाव खोल रही है। समय का इंतजार करता है, लेकिन ऐसे प्रेम प्रसंग चलते चलते 3 महीने का जब वक्त निकल जाता है, दोपहर के टाइम में ही इधर सुभाष
देखता है कि जैसे ही नरेंद्र अपना ही बस लेकर बाहर चला गया है और बच्चे तीनों स्कूल चले गए। कमरे में जाता है और वहीं विनोद कंवर को पाता है। पाने के बाद विनोद कंवर इशारा कर देती है, इशारा समझता है सुभाष, और विनोद कंवर अपने ही बेडरूम में ले जाते हैं और सुभाष के साथ वहीं संबंध बना देते हैं। लेकिन संबंध की जो तृप्ति होती है विनोद कंवर जैसी एहसास करती है तो उसी वक्त अपना दूसरा जो पति होता है इधर सुभाष कुमावत को मान लेती है, और मानने के बाद हर दिन यह सिलसिला जो होता है सुभाष कुमावत और इधर विनोद कंवर के साथ चलना शुरू हो जाता है। बेधड़क अपने पति के पीठ पीछे इधर विनोद कंवर सुभाष कुमावत के साथ ऐसा खेल खेल देती है, ना किसी को पता चलता, ना इन पर कभी किसी को अब शक होता है। बेधड़क इधर संबंध चलते चलते 2 साल का वक्त तो निकल जाता है। लेकिन तभी इसकी जो खबर होती है आस पड़ोसियों के कानों में पहुंच जाती है। पहुंचने की वजह से सुभाष कुमावत के कानों में पहुंचती तो एकदम सनसर जाता और जाता है, सारी एक एक बात विनोद कंवर को बता देता है। विनोद कंवर कहने लग जाती हैं कि एक बात बताओ, आप हमसे कितना प्यार करते हैं। यह बात जैसे ही सुभाष कुमावत सुनता कहने लग जाता है कि हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि इतना प्यार तुम्हें कोई नहीं दे सकता है। हम तुमसे अपने जीवन को समर्पण कर चुके हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं। यह बात दूसरी तरफ विनोद भी सुन लेती, कहने लग जाती है कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी तो तुम्हारे हवाले कर चुके हैं, बस तुम हमारे ऊपर विश्वास करो, हम भी तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे। अगर रिश्ता बराबर चलना चाहिए, इसमें कभी धोखेबाज नहीं होना चाहिए। सुभाष कुमावत सुनता एक बार सनस रह जाता है, कहने लग जाता है कि तनिक भी तुम्हारे लिए हमारे अंदर कोई शब्द नहीं बचे हैं। ऐसा कहने का और सुनती है विनोद को विश्वास हो जाता है कि सुभाष कुमावत हमसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है, और बेधड़क दूसरा पति सुभाष को विनोद मान लेती है और बेपरवाह अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। और उसकी खबर जाकर एक दिन नरेंद्र के कानों में पहुँचती। नरेंद्र को अपने दोस्त के ऊपर यकीन भी नहीं होता कि हमारा दोस्त हमारी पीठ पीछे ऐसा खेल खेल सकता है। लेकिन अब करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी जो अपनी पत्नी होती है विनोद एकदम उससे हट्टा कट्टा होती है। हिम्मत नहीं होता नरेंद्र जाकर अपनी पत्नी के सामने ही अपने दोस्त के बारे में इस तरह की बातें कर सके। लेकिन हिम्मत जुटाता जाकर एक बड़े ही चालाकी भरे शब्द में कहने लग जाता है कि आज के बाद हमारे घर सुभाष कुमावत नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। विनोद भी समझ जाते हैं कि लग रहा हमारे अपने पति इधर नरेंद्र को शक हो गया है, और उसी दिन से चोरी छुपे मिलना जुलना जारी कर देती है। और जब जारी हो जाता है इधर दूसरे दिन फिर पता चल जाता है नरेंद्र को कि हमारी पत्नी और साथ में सुभाष के बीच गहरा रिश्ता बन चुका है। अपनी पत्नी के पास जाता है, काफ़ी धमकाता मुमकाता है, लेकिन जब धमका देता है तो इसी बीच खुद विनोद अपने पति से झगड़े तकरार कर लेती है, जिसकी वजह से खुद नरेंद्र अपनी पत्नी के आगे झुक सा जाता, हार मान लेता। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी पत्नी को साथ लेता, खुद अपने ही गाँव ले जाता। लेकिन वहाँ पर विनोद इतनी अड़ंगी बन जाती है कि नरेंद्र को उसके आगे झुकना पड़ जाता। अपनी पत्नी को दोबारा लेता है और अपने उसी रूम में आकर रहना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ दिन मामला इधर सुभाष और साथ में विनोद का शांत रहता, लेकिन दोबारा चोरी छुपे मिलने जुलने लग जाते हैं। और ऐसे मिलते जुलते फिर कुछ महीने ही बीतते हैं। लेकिन तभी एक दिन शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में इधर सुभाष एकाएक विनोद के साथ जाता है और वहीं मार्केट में घूमना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ बात कह जाता है जिसकी वजह से उस दिन से उस मन में खुन्ना सा बैठ जाता है, और यह खुन्ना धीरे धीरे इधर विनोद के लिए सुभाष का निकलना शुरू हो जाता है। अब इसे निकलते निकलते महीनों के बीत जाते हैं। तभी ठीक 6 मार्च 2022 का ही सुबह का टाइम होता है। तो सुबह के टाइम में नरेंद्र सिंह राठौर खुद अपने काम यानी कि बस ड्राइविंग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुभाष कुमावत को पता चलता है कि विनोद तो अपने काम पे निकल गया है और उसके दोनों बच्चे और साथ में एक जो बच्ची है स्कूल चले गए हैं, घर में अकेले विनोद कंवर ही पड़ी हुई है। सुभाष तुरंत ही मूड बनाता और अपने ही कमरे से निकलकर विनोद के कमरे में घुस जाता है। लेकिन वहीं पर देखता है, इस माहौल में देखकर सुभाष का मन डोल जाता है और वहीं पर रिश्ते बनाने की मांग कर देता है। लेकिन सुभाष जैसे ही बात सुनते तो इनकार कर जाती, कहने लग जाती कि हमारा तबीयत आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हम तुमसे रिश्ता नहीं रख सकते हैं। लेकिन उस वक्त सुभाष का दिमाग एक तरफ चलना शुरू हो जाता और ज़ोर ज़बरदस्ती करने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन डांट बाट लगा देती है। सुभाष कहने लग जाता है कि हमारे पास तुम्हारे और हमारे कुछ असली क्लिप हैं, और वह क्लिप अगर हम तुम्हारे परिवार वाले और कहीं पर वायरल कर देंगे तुम्हारी ज़िंदगी तहस महस हो जाएगी। लेकिन यह बात सुनती है उधर कहने लग जाती है कि तुमने हमारी सिर्फ ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है, आखिर हम तुम्हारे लिए क्या नहीं किए, आखिर तुम हमारे लिए या कैसा गोल खिला रहे हो। अब वहीं इतनी बात सुनकर इतनी बुरी तरह से विनोद कंवर उलझ से जाती, ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाती है। कहने लग जाती है कि ठीक है तुम रुको यहीं पर। लेकिन किचन में जाती है, वहीं खड़ी होती है, वहीं पर
खड़े खड़े उसके दिमाग में खुराफाती शुरू हो जाता है। विनोद सोच लेती है कि आज हम इस ज़िंदगी से निजात पाने के लिए अहम फैसला लेकर ही रहेंगे। और उसी वक्त बिना टाइम गंवाए विनोद सुभाष के पास जाती, कहने लग जाती कि तुम अपने कमरे में चलो, पूरा माहौल बनाओ। यह बात सुनता सुभाष एकदम प्रसन्न हो जाता, अपने कमरे में जाता, पूरी तैयारी कर लेता है। लेकिन पीछे पीछे कुछ मिनट बाद विनोद कमरे में पहुंच जाती है और वहां माहौल बनवा लेती है। लेकिन उसी माहौल में इधर अपने ही दिमागी को घुमाना शुरू कर देती है। और जैसे ही माहौल बनता है रिश्ते की अहमियत देने के लिए इधर सुभाष कुमावत तैयार हो जाता है। तो मौके का फ़ायदा देखकर अपने दोनों हाथों से विनोद कंवर ही उसी वक्त गला दबाकर हमेशा हमेशा के लिए सुभाष कुमावत की दुनिया को ख़त्म कर देती है और अपने आप को बचाने के लिए एक नाटक खेलती है। उसी नाटक के तहत सुभाष कुमावत के बॉडी को लेती है, फर्श पे वहीं जो दरवाज़ा वहीं पर टिका देती है, अपने कमरे पर आती है और अपने ही फैक्ट्री चली जाती है। लेकिन जब दोपहर को लौटती है तो सोचती है पड़ोसन को शक ना हो, किसी को शक ना हो, तो अपना लंच करके खुद अपनी दोबारा फैक्ट्री चली जाती है। और शाम को जब आती है तो अपने पति के साथ चाय नाश्ता पानी की तैयारी करते हैं। लेकिन जानना चाहती है कि आखिर अब हुआ क्या होगा। अपने पति को इशारा करवाते हैं, उसके पति इशारा तो पाते हैं नरेंद्र और सुभाष के कमरे पर धमकते हैं तो पूरी सच्चाई पुलिस के सामने आ जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद विनोद कंवर रखती है, इसे सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है एकदम थर्रा सा आ जाता है। लेकिन पुलिस के सामने विनोद कंवर कह देते हैं कि साहब लगभग 1 महीने पहले से ही वही वीडियो क्लिप दिखाकर हमारे सामने बार बार सुभाष कुमावत जोर जबरदस्ती किया गया, जिससे हमने आज यह फैसला ले लिया। यह बात पुलिस भी सुनती है, सताना देती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अब विनोद कंवर को अपनी हिरासत में ले जाकर वहाँ के न्यायालय में पेश कर देती है और न्यायालय में विनोद कंवर के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे अब डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप दिवाली मनाते रहिए, अपने परिवार के साथ खुशी में रहिए। जय हिंद और जय भारत।